से भी कहीं तक हमें क्या करना है, जो 45 क्वेश्चन हमें आ रहे हैं हमें उनसे डीलिंग आनी चाहिए। तुम्हें किसी को भी, सबको क्या बनना है, डॉक्टर्स बनना है। जब टीचर बनने के लेवल पे आते हो तो तुम खुद ही 15 किताबें उठा के एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। जब मैं टीचर बनने आई हूँ तो मुझे पता है कि मुझे उन चीज़ों को पढ़ना है, बट तुम बन रहे हो डॉक्टर्स। तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ने के हिसाब से नहीं, तुम्हें केमिस्ट्री अपना नीट का पेपर पास करने के हिसाब से पढ़नी है। जैसे कि कल हमने, अब जब से मुझे पता चला कि मेरे पास भाई नंबर ऑफ सेलेक्टेड टाइम है, तो अब मैं चैप्टर नहीं उठा रही, नाउ आई एम उठा रही हूँ कि मैं टॉपिक्स उठा रही हूँ। मुझे पता है लुईस से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कल तुम्हें लुईस समझाया। मुझे पता है फजान से क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुम्हें फजान समझाऊंगी। मुझे पता है ओवरलैपिंग से क्वेश्चंस आते हैं, मैं ओवरलैपिंग्स बताऊंगी, सही है। तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगी। बट अगर तुम मुझसे चाहो मैं तुम्हारा पोथा भरवाऊँ तो मैं पोथा तुम्हारा क्वेश्चन से भरवाऊंगी। मुझसे ये थ्योरी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। थ्योरी के लिए मैं सच बता रही हूँ, मेरे हिसाब से बेस्ट बुक्स जो मैंने तुम्हें बताई है उठा लो। इतनी सिंपल लैंग्वेज और इतनी अच्छी बुक्स है ना कि पढ़ के मजा आ जाए। एक तो प्रिंटिंग बहुत अच्छी है और किताब की अगर प्रिंटिंग इंटरेस्टिंग हो ना तब ही किताब पढ़ने में मजा आ रहा है। एनसीईआरटी का ड्रॉबैक ही है कि भाई प्रिंटिंग इतनी बोरिंग है कि बहुत दुखी है। हिंदी मीडियम की तो घटिया वास्तविकता में। तो इसलिए तुम लोग ये प्रेशर लेके, यार अगर तुम मुझे नया समझ के बैठा तो बेटा मैं तुम्हारी उम्र की नहीं हूँ। आई एम वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। अगर तुम्हें ये कहीं भी गलत फहमी हो रही है कि मैम को भाई नहीं, मैम तो ऐसी है ना, इसलिए सीखो। अगर तुम्हें क्लास में मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, मैं इस बात पे भी एक्सेप्ट कर रही हूँ अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा मैं तुम्हें कल आके बताऊंगी। दैट इज माई प्रॉब्लम कि मैं तुम्हें कहाँ से बताऊंगी, समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैं इतनी ज्ञानी आदमी हूँ कि मुझे सब कुछ आता होगा। हो सकता है मैंने जो चीजें मिस आउट करी हो वो तुमने उठा ली हो। आज नहीं आएगा मैं कल बताऊंगी, बट मेरा काम है तुम्हें सेटिस्फाई करना। बस वो सेटिस्फेक्शन मैं दे तो तभी पाऊंगी जब मुझे पता हो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। अगर मुझे यही नहीं पता, अब मुझे आज सर ने बोला कि सब बच्चे आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं कहा सर आप चल के एक बार प्लीज पूछ लो, क्योंकि मैं हर क्लास और हर क्लास से पहले पूछ रही हूँ तुम कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी को डांट भी नहीं हूँ ना, मेरा तुम्हारे में किसी को पर्पस नहीं है तुम्हें इंसल्ट करने का, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ किसी, मेरे भी टीचर्स यहाँ खड़े होकर मुझे पढ़ा रहे हैं। तो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो कभी भी इंसल्टेड फील करने वाला, इंसल्टेड फील कराने वाला होना ही नहीं चाहिए। वो रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप से नीचे और आपके रेस्पेक्ट की बाउंड्री के अंदर। इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई रेस्पेक्ट ही भूल जाओ फ्रेंडशिप के नाम पे, सही है। बट हाँ, अपनी बात कहने का तुम सबको हक है, तुम सबको अपने प्रॉब्लम्स मुझे बताने का हक है 110%। मैं यहाँ आधा घंटा पहले आई हुई बैठी होती हूँ, सब लोग मुझसे सब चीज़ें पूछ सकते, सही है। अब हम लोग क्लास शुरू करें, जितना दिमाग में भर गया होगा उसे निकाल दो, नई क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने जो तुम्हें कराया था उसके 2 क्वेश्चंस करके बताए। पहले तो मैंने कल तुम्हें कराया था बेटा क्या, ऑक्टेट रूल पढ़ाया था। ऑक्टेट रूल में हमने बता दी थी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन थे 8 इलेक्ट्रॉन। इसी 1 इलेक्ट्रॉन पे हमने क्या बनाए थे, लुईस स्ट्रक्चर्स, सही है। लुईस स्ट्रक्चर्स में 3 क्या थे हमारे एक्सेप्शंस, जैसे हम कहते हैं अपवाद, समझे। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, जिनमें हमें एक्सेप्शंस क्या थे, 3 एक्सेप्शंस कौन कौन से थे। हाइपरबोलेंट, नाम से मत बोलो, मुझे मीनिंग बताओ। हाइपरबोलेंट का मतलब क्या था, जिसका ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। क्या हो रहे थे, 8 से ज्यादा, सही है। एक क्या था जिसकी ऑक्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, और एक क्या था ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, पेयरिंग करने के बाद हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था, जो हमारा क्या था सिंगल इलेक्ट्रॉन था, जिसको हम क्या कह रहे थे ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 थे हमारे पास एक्सेप्शंस। हमसे कभी भी डायग्राम पूछ सकता है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस किससे उठेंगे लुईस में,
इन 3 चीजों से रिलेटेड वो हमें क्वेश्चन देगा। और दूसरी एक मेरी बहुत गुजारिश है तुम सबसे, अगर मैं कुछ चीज़ करा रही हूँ उसे प्लीज़ हाथ से परफॉर्म करो, तुम्हें कितना भी आता हो। मतलब मुझे पता है कि तुम्हें हाइड्रोजन H2O का सब कुछ पता होगा, कि अगर मैं तुमसे अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं वो भी पता होगा, तुम्हें मैं इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर पूछूं वो भी पता होगा, बॉन्ड्स पूछूं वो भी पता होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ पूछ लो सब पता होगा। बट मेरी गुजारिश ये है पता होने पे मत चलना, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ना तो सबसे पहले हमें जो चीजें आती है हम वो भूल रहे हैं। इसीलिए हर क्वेश्चन, अगर मैं तुमसे यहाँ BF3 का स्ट्रक्चर आज 3 बार बनाऊंगी तो तुम BF3 का लूज डॉट स्ट्रक्चर 3 बार बनाओगे, क्योंकि अभी हमारे ऊपर टाइमिंग का इशू नहीं है। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 4 ऑप्शंस दिए, चारों को सॉल्व करके देखोगे कि ये क्यों नहीं है। मुझे रीजन सिर्फ इसका नहीं पूछना कि ये है, मुझे रीजन इसका भी जानना है कि ये क्यों नहीं है। समझे? क्योंकि हम किस पे बात करेंगे, हम क्वेश्चन की अप्रोच पे बात करेंगे, सिर्फ हमें क्वेश्चन से डील कैसे करना है। इसलिए सबसे बड़ी चीज हमारी क्या है, हमें क्वेश्चंस की डीलिंग आनी चाहिए, हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। तो अब करते हैं हम आज इसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने कल तुम्हें 2 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें एक था हमारा हाइपरवैलेंट वाला और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज वाला, और एक सिर्फ क्या था जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो एक्सेप्शंस में है। लिखो PYQ है ये 2024 का। Number of compound with 1 lone pair of electrons on the central atom। है क्या बताना है, ऐसे मॉलिक्यूल बता रहे हैं जो अभी मैं लिखूंगी जिसके सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर मिलेगा। हिंदी में समझ में आ गया? क्या आएगा? एक लोन पेयर आएगा। लोन पेयर क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं यार, जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना एक्स्ट्रा वाला, तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है, सही है, उसे बोल रहे होते हैं लोन पेयर। अगर मैं बॉन्डिंग कर रही हूँ और किसी एटम पे, जैसे कि मान लो मैं नाइट्रोजन अमोनिया बनाती हूँ ना, इसे लैंग्वेज में मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे होते हैं? मुक्त मूलक। राहुल, मुक्त मूलक, सही है। तो तुम्हें ये बताना है, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तुम्हारे ऑप्शन, सही है। O3, इसके लिए तुम्हें इनका बनाना पड़ेगा लूज डॉट स्ट्रक्चर। वाटर CSS4 ClF3 NH3 BrF5 HCF2। ये कलर दिख रहा है? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 के बना लो लूज डॉट स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद मुझे बस ये बता दो किसमें एक नंबर ऑफ लोन पेयर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त जो भी बोला था मूलक। कॉपी पेन उठाओ और हाथ चलाओ। अनामिका, तुम्हें समझ में नहीं आए हुए बेटा, ये समझ में नहीं आए हुए क्या? समस्या है इस पर, समस्यात्मक चेहरा लग रहा है। करो, पेन जलाओ, करो सॉल्व। सबके लोन पे निकालने के लिए बनाने पड़ेंगे डायग्राम्स। ऑक्टेट कंप्लीट कर करके देखो।
देखो ओजोन पे हमारे पास कितने हैं? क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ऑलमोस्ट। एक ओजोन हमारे पास ये है, इसके पास कितने होंगे? कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये के दोनों क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। जब दो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 2 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो कितने बॉन्ड्स बनते हैं? एक बॉन्ड बनाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होते हैं? 2। 2 से कम में कभी बॉन्ड नहीं बनेगा ना, 2 से ज़्यादा में बनेंगे। 2 से ज़्यादा में बनेंगे तो सिंगल से ऊपर के बनेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेयरिंग में तो हमारा एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। सही है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो हमारे डबल बॉन्ड बनेंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी? 4 की। 2 इसके 2 इसके। अब मेरे पास एक ऑक्सीजन और बचता है। सही? एक ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बट क्या ये ऑक्सीजन इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिर से पेयरिंग कर सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए ऑक्सीजन को? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं ना। तो कल हमने एक बॉन्ड के बारे में बात करी थी। कौन सा बॉन्ड था वो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पार्शियली इसे शेयरिंग के टाइम पे दे देता है। जब मुझे इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं तब मैं इसमें काउंट करूंगी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, और जब मुझे इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगी। समझ में आया? वो क्या कहलाता है हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो मेरे पास ए है, ए के पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी के पास कुछ नहीं है। सही? तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है। इट मीन्स ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें पार्शियल और पार्शियल, जो देता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव, जो लेता है उसमें पार्शियल निगेटिव भी आ जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है। क्या है? फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और इसे एक नाम और दिया गया है डेटिव बॉन्डिंग, जो अब तुम्हारे पेपर में डेटिव बॉन्डिंग के नाम से ही आने है। समझ रहे हो? अब तुम बताओ इसमें क्या हमारे पास एक ही लोन पेयर बचा हुआ है? इसमें कितने लोन पेयर्स बचे हुए हैं तुम्हारे पास? 2 लोन पेयर्स क्यों बचे हुए हैं? कितने लोन पेयर्स बचे हुए हैं? ये वाला भी इसकी शेयरिंग में चला गया, ये वाला भी इसकी शेयरिंग में चला गया, तो एक ही तो बचा हुआ है। नहीं, इस वाले में पूछ रही हूँ। सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। किस पे? सेंट्रल एटम की। एक ही बचा ना, क्योंकि इस वाले ने किससे शेयरिंग कर ली? इस वाले से कर ली। इसने किससे शेयरिंग कर ली? इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो इसे दे दिए ना, ये पार्टिसिपेट में तो हो गया ना, इसके पास तो नहीं है ना, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा ना हमारे पास। तो अब दूसरा बनाओ। दूसरा कौन सा था बेटा? मैं बता क्या पूछना चाह रहा है, समझ नहीं पाई मैम। तो आपने सिंगल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है, ये पेयर में हो गया है। एक सेकंड में यहाँ साफ साफ बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसने 2 ने 2 सॉरी यहाँ से हटा लो, मतलब ये 2 बॉन्ड बन गए हैं इसमें। मैम ये पेयर में मतलब बन गया है, ये बन गया। इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे बच गए। सही है? इस पे अगर तुमसे कोई मान लो ए एटम करके पूछे, ए वाले ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर बचे हुए हैं, तो तुम्हारे 2 लोन पेयर्स बचे। सही है? इसको बी नंबर दे दो और इसको सी नंबर दे दो। ठीक है? अब मुझे क्या निकालना था? यहाँ सेंट्रल एटम पे एक पेयर लोन पेयर का किसमें बचा हुआ, यही तो क्वेश्चन है हमारे पास। इसने क्या किया? ये वाले तो इससे कर लिया, तो इसके पास अभी 2 बचे हुए हैं, बट इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अपनी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? एक्स्ट्रा बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास सिर्फ कितने 2 सेल्स ही होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही रख सकता है ये अपने पास। अगर 8 ही रख सकता है तो एक्सटेंडेड बॉन्डिंग नहीं करेगा ये। तो ये क्या करेगा? वो कहेगा कि मेरे पास है, तुम थोड़ी देर के लिए ले लो। जैसे कि हम नॉर्मल सी चीज़ है, अगर मेरे पास क्लास में 2 कॉपियाँ लिखी जाती थी, 3 लोग होते थे, मैं कॉपी तीनों के पास हो जाती थी टीचर को दिखाने के लिए कि जब तुझे दिखानी है तो तू दिखा ले, और जब मुझे दिखानी है तो मैं दिखा लूँ। होता है ना, सब कर रहे होते हैं क्लास में। ऐसा नहीं होता कि किसी ने नहीं कहा, मैंने भी किया होगा तब कि भाई अपने दोस्त की बुक दिखाई, थोड़ी देर के लिए मेरी हो गया, थोड़ी देर के लिए तेरी हो गई। सेम ये चीज़ है, जब टीचर इसके पास आ रहा है तो ये टीचर की इसकी हो गई, किसके लिए दिखाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। जब टीचर यहाँ से हट के इसके पास गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये बॉन्ड्स में है। तो इसलिए हमारे पास सेंट्रल एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा? सिर्फ। अब दूसरा एग्जांपल करो, क्या था? H2O बनाओ। H2O तो सिंपल सा है, बनाओ। कितने हैं इसमें? 2 आएंगे। तो ये तो हमारा ऑप्शन से चला गया। अब हमें लिखना है SF4। देखो सल्फर कितने आउटर मोस्ट सेल में? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। सही है। अब क्या बना? हमें कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। 1 2 3 और 4। और ये क्या बच गया? लोन पेयर। कितने लोन पेयर बचे? 1 बचा। तुम्हारे हिसाब से बन क्यों नहीं पा रहा था? सल्फर इज एक्सटेंडेड। सही है। सल्फर क्या करता है? एक्सटेंडेड बॉन्डिंग करता है। H2SO4 में 12 कर रहा है, तो यहाँ पे 10 क्यों नहीं कर सकता? समझ रहे? सल्फर 3rd पीरियड का है। 3rd पीरियड में हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम 18 तक चले जाते हैं। अब अगला वाला बनाओ बेटा। अगला क्या था? ClF3 लिखो। कितने आ रहे हैं ClF3 में? 2। क्लोरीन कितना है? बोलते जाओ जल्दी। क्लोरीन पे कितने हैं? 7। कितने बॉन्ड्स बनाने हैं इसे? 3। CF3 है। 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अगर तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 4 पेयर्स 2। सही है। ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मतलब हमारे अभी तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिला है? ऐसा। सही है। अब हमारे पास अगला क्या है बेटा? अमोनिया। इसे याद कर लो, इसे क्या बोलते हैं? NH3 को अमोनिया बोलते हैं। सही है। इसको क्या लिखते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कमी तुम्हारी नहीं है, कमी प्रोसेस की है। कमी तुम्हारी नहीं है, कमी प्रोसेस की है। चलो कोई बात नहीं, 6 दिन बाद अगर तुमने ये बदतमीजी कर दी तो बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई है मैंने, इसलिए बख्श रही है। वरना अगर उसके बाद 5 और 4 और 3 2 करे तुमने, क्लास के बाहर खड़े हो गए। एक हाइड्रोजन मिला के इससे बॉन्ड बना लेगा। कितने लोन पेयर बचेंगे बेटा? 1। तो ये भी हमारा क्या है? आंसर। इसके बाद क्या था? Pr5 लिखो। बोरेलियम बोरॉन कौन से वाले का है? 17वें का होता है। इसमें कितने होंगे बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन में हमें कितने बॉन्डिंग करनी है? 5
बेटा 7 होंगे ना, 5 से बना लेगा ये बॉन्ड। मैम एक लोन कर, क्या बचा? एक लोन कर, 1 लोन पेयर। ये भी हमारे किस में आ गया? XCF4 का और बना लो। XC पे 8 होते हैं क्योंकि वो तुम्हारा न्यूट्रल में है ना। सही है? XC पे हमारे 8 होते हैं बेटा पूरा, क्योंकि इनर्ट गैस है ये हमारी। और इसको हमें 4 है ना इसमें, दो बचेंगे, तो इसमें 2 बचेंगे। ये भी आंसर। तो टोटल हमारे पास कितने मिलेंगे? 4। सही? समझ में आया? लुईस अब कंफर्म हो गया है। क्वेश्चन आया, गलत तो नहीं करके आओगे? चलो अब इसके फॉर्मल चार्ज निकालना सीखिए। इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा फॉर्मल चार्ज का, कि कोई भी तुम्हें वो दिया होगा, क्या एक मॉलिक्यूल तुम्हें दिया होगा और उस पर तुमसे पूछ लिया जाएगा फॉर्मल चार्ज। तो अब लिखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? कोई भी एटम पर बॉन्डिंग के बाद जो चार्ज बचता है, हिंदी वाला सुन लो, हिंदी में फॉर्मल चार्ज का मतलब जब कोई एटम मॉलिक्यूल बॉन्डिंग शेयरिंग जो भी कर रहा है, उसके बाद उस पर जो चार्ज आता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसका क्या होता है? फॉर्मल चार्ज। हर एटम के लिए फॉर्मल चार्ज अलग अलग होता है, पूरे मॉलिक्यूल पे भी नहीं का नहीं होता। समझ रहे हो? फॉर्मल चार्ज हर एटम के लिए निकालते हैं, हर एटम के लिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पहले लिखो, चलो मैं बोल रही हूँ अपने आप लिखते जाओ। चलो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू आइसोलेटेड स्टेट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हिंदी में लिख लो सब लोग, फिर मैं इंग्लिश में ही बोल दूंगी, इंग्लिश वालों परेशान ना हो। क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद माइनस करो जितने लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर्स की बात नहीं करी जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ लोन पेयर। मतलब मुक्त मूलक में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे माइनस करोगे। उसके बाद माइनस क्या करोगे? यहाँ पे बॉन्ड पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर, मतलब जो बॉन्ड बनेगा ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अपॉन में 2 कर दो। ये तुम्हारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर्स माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर अपॉन 2। समझे? कैसे समझाओ? फॉर्मल चार्ज लिखना है तुम्हें, सही है? पहले तो तुम्हें जो भी एटम पे निकालना है उसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखना, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, सही है? उसके बाद जितने लोन पेयर्स उस पे बच रहे हैं, मान लो अगर 4 लोन पेयर्स बच रहे हैं तो उस पे इलेक्ट्रॉन दोगुने हो जाएंगे ना, 2 सेंटीमीटर। तो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर अपॉन 2। इसके लिए नंबर ऑफ बॉन्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक अगर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी लिख सकते हो। बट किताब में जो लिखा हुआ आता है वो यही आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर अपॉन 2। अपनी सरलता के लिए तुम लोग इसे लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब चलो इसके करो क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमने अभी ओजोन का
फॉर्मूला लिखा था ना, ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख लो पहले अपने आप, सब लोग अपने अपने कॉपी पे। अभी लिखाया था ना, हाँ तो लिखो। हाँ ओजोन का O3 फॉर्मूला लिख लिया जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। अब उसको पहले से जैसे ऐसे ही तो लिखा होगा तुमने, इसको A डाल लो, इसको B डाल लो और इसको C डाल लो। लिख लिया फॉर्मूला, अब डालू आगे तुम। O3 हमने क्या बनाया था, एक लोन पे देना था, एक इसे दे देना था। बिल्कुल एक एक लोन पे और साफ साफ लिख लेना, अगर छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये A है, ये B है और ये C है। अब इसके लिए A वाले आइटम के लिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाया था, नंबर ऑफ इन सेल इलेक्ट्रॉन, वो भी आइसोलेटेड स्टेट में, जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ऑक्सीजन पे कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, तो हम पहले लिखेंगे 6, सही। उसके बाद माइनस लगाना था हमें। फिर लोन पेयर्स हमारे पास कितने हैं बेटा, 2 है, बट उसमें लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ लोन पेयर। तो टोटल कितने होगा बेटा, 4 हो जाएगा। फिर मैं माइनस लगाऊंगी क्योंकि माइनस साइन है हमारे। उसके बाद हमसे टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा गया है, बॉन्ड पेयर, मतलब जिस एटम की बात करें, मतलब मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इसके बॉन्ड्स गिनूंगी, ऐसा नहीं कि पूरे मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स गिनूंगी। जिस एटम की मैं परफेक्टली बात कर रही हूँ उसके हमें क्या गिनने हैं, बॉन्ड गिनने हैं। इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से लिखेंगे तो 4 हो जाएंगे ना, तो 4/2 आया, क्या आया समझ में ये। अब इसको डिवाइड कर दिया, ये 2 आ गया, कितना आ गया, 6 - 4 - 2, ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर मुझसे ए वाले पे फॉर्मल चार्ज पूछा गया कितना आ गया, 0। अब बी वाले पे निकालो, बी वाले पे फॉर्मल चार्ज निकालो। प्लस का बनाया होगा ना। अगर हमने सी वाले पे पूछूंगी तुमसे, ये जोड़ इस पे निकालो, सबके आ रहे हैं ना, माइनस का बन आ रहा है ना, सबको निकालना, या सिर्फ मेरा देख के बोल रहे हो, हाँ तो साइड बताओ बेटा, आ रहा है ना समझ में, या सिर्फ मेरा देख के कर पा रहे हो। लास्ट में बेटा आया समझ में, अभी करवा रही हूँ। जैसे कि मैं इस वाले के लिए निकाल रही हूँ, सही है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको मैंने लिख लिया सबसे पहले। उसके बाद मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पहले लोन पेयर्स गिन लूंगी, कितने हैं, 1, 2 और 3 है। एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की बात नहीं करी गई है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करी गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना लोन पेयर। तो अगर मेरे पास 3 लोन पेयर्स है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, समझे। इसका बॉन्ड कितने बने हुए हैं, सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, वो किस में आ जाएगा, -1/2 में आ जाएगा। सॉरी, उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करी गई है, 2/2 आएगा ना। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगी, ये कितना आ गया, 1 आ गया, 6 - 7 हो गया ना। तो अगर माइनस वाली में से घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा ना।
तो इस पे चार्ज हमारा कितना आया बेटा, प्लस का 1 आया, इस पे चार्ज माइनस का 1 और इस पे 0। और ये मैंने अभी तुम्हें बताया भी था, जो किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे क्या आता है। और ऑलवेज जेटी बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेप्टर टू डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उसकी तरफ टेल होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उसकी तरफ क्या होगी, वेक्टर की हेड होगी। सही, ऑलवेज। अगर ऐसा नहीं बना सकते कि हमें मान लो हमें इसके लिए डायरेक्शन बनानी है ना, इसको मैं कभी भी ऐसे नहीं बना सकती। अगर मैं ऐसे बनाया ही हूँ तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे तो अब लिखने वाला कोई तुमसे पूछ नहीं रहा, बट हाँ स्ट्रक्चर्स बने हुए आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट स्ट्रक्चर्स है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर में तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान रखना है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है तो क्या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ये सिंपल क्वेश्चंस को देने की ट्रिक होती है। और अधिकतर हम जब पेपर के प्रेशर में होते हैं तो हम इन चीजों को नहीं देखते। अब सुनो आगे, इसका बनाओ। हाँ और माइनस तो तुम भी लगाना ही पड़ेगा। हाँ इसमें सेंट्रल एटम पे तुम्हें बतानी है CO3 -2 पर -2 भी है बेटा, CO3 -2। अगर CO3 खाली लिखेंगे तो बैलेंस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना। CO3 -2 पर सेंट्रल एटम पर हमें चार्ज बताना है। कल मैंने वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने का फॉर्मूला बताया है किस पे क्या होगा। मैं अभी तब एक्सप्लेन करूंगी जब सब लोग कह दोगे कि मुझे अब नहीं आ रहा। लिखो, वरना बाद में 2 मिनट बाद कर दूंगी सब एक्सप्लेन। बट इसका स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे सेंट्रल एटम के इसके बताओ कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है। करो बेटा राहुल। इसका क्यों नहीं आएगा, स्ट्रक्चर बनाना है इसका। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 3 4। मैंने कल बताई थी जब भी ऑक्सीजन है और माइनस चार्ज है तो वो किस पे आएगा, 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ जाएगी। एक ऑक्सीजन कैसा रह जाएगा, सिंपल रह जाएगा। जो सिंपल वाला ऑक्सीजन होता है वो कैसे जुड़ रहा होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है मतलब क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे। सही है। जो 2 माइनस वाले चार्ज होते हैं इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। ये किससे जुड़ते हैं, इस पे बताना है तुम्हें कॉमन चार्ज और इस पे बताना है, दोनों पे बताना है। सेंट्रल एटम पे 0 आ रहा है, ठीक है। ओ वाले पे बताओ, इस वाले बॉन्ड तो उसने कंप्लीट कर रखी है, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कोई चार्ज आगे ऊपर नीचे होने का मतलब ही नहीं है। चार्ज कब ऊपर नीचे होता है जब हमारे ऑक्टेट में प्रॉब्लम हो रही होती है, या फिर हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डेटिव बॉन्ड आ जाता है, तब हमारे चार्जेस में फ्लक्चुएशन आता है। आ गया सबको, आ गया समझ में, नहीं आया तो मुंह बंद करके काहे बैठे हो। अगर मैं तुमसे बार बार ये पूछ रही हूँ आया समझ में, आया समझ में, तो खड़े हो बोल दो नहीं आया। समस्या बताओ कहाँ पे नहीं आया, कहाँ, शुरू से बताओ बिल्कुल। लुईस स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, फॉर्मल चार्ज समझ में नहीं आया। शुरू से तो आया। हाँ। जैसे आपने जो लेटर निकाले उसके वो फॉर्मूले करके मैंने रखा, मैंने बार-बार कर दिया। सुनो चलो, हमने अभी फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला लिया,
सही है। क्या लिया था? बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लिए थे। बैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, जो बाहरी सेल होती है, सही है, जो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये मैंने ले लिया बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मुझे जितने भी लोन पेयर हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, उनके नंबर्स नहीं देखने हैं। एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, मतलब अगर मेरे पास 2 लोन पेयर है तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर्स, सही। उसके बाद -1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर्स, सही। अब यहाँ पे जो तुम्हें सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज तुम्हें ऑक्टेट का ये लुईस का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर तुम्हारे करेक्ट नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ही नहीं निकल पा रहे तो फॉर्मल चार्ज कभी भी सही नहीं बनेगा। इसलिए स्ट्रक्चर बनाना आना क्या है? इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बनाने में हम क्या ध्यान रखते हैं? अगर मेरे सेकेंड पीरियड तक के एलिमेंट हैं, सही है, तो वो कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ऑक्सीजन ऑलवेज कितने बॉन्ड बनाएगा? उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, ऑलवेज 2 बॉन्ड बनाएगा। बट अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है माइनस चार्ज दिया हुआ है तो वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा, जो कंडीशन यहाँ वाली है, समझे। नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ऑक्टेट में, तो इसका मतलब 7 वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, समझे। इस चार्ज को अलग से नहीं गिनोगे। 7वां इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, इसका 6 तो हमें लोन पेयर्स में दिख रहा है, 3 लोन पेयर्स दिख रहे हैं इस पे। 7वां इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज लगा हुआ है वो यहाँ पे है, ठीक है। काउंटिंग करनी आई? जहां तक मैं समझ पा रही हूँ तुम्हें ऑक्टेट काउंट करना नहीं आ पा रहा। काउंटिंग करनी आई नहीं आई? अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस वाले ऑक्सीजन के? आ रही है बेटा समझ में तुम दोनों को? सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं पूछ रहे, अभी वाले पूरे ऑक्सीजन पे पूछ रहे, बॉन्डिंग के बाद 8 हो गए हैं, समझे। इस वाले को अलग से मत गिन लेना कहीं, ये इस बॉन्ड में चला गया है तभी इस पे साइन आ गया है। कहीं अलग से एक निगेटिव का भी और गिनो तो बताने लगो कि मैम अगर बॉन्डिंग कर ली तो 9 है, वैसे 8 है इस पे, ऐसा नहीं है। अब सुनो, अब जैसे कि मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है इसका, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रखूंगी ऑक्सीजन के, कितने रखूंगी? 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रखने हैं। इस पे लोन पेयर तुम्हें कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 4, तो मैंने 4 रख दिया। माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं बेटा? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 अपॉन में फिर 2 कर दिया, समझे। ये डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा। 6 माइनस 6 तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेम इस पे फॉर्मल चार्ज है। अब कहाँ समझ में नहीं आया किसी को? अब बताओ। अब बढ़े हम दूसरे टॉपिक पे, क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स भी बहुत बचे हुए हैं। फॉर्मल चार्ज से ऊपर बढ़े। अब एक टॉपिक डाल लो, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? बताओ, रेजोनेंस क्या होता है? जब हमारा कोई भी एक स्ट्रक्चर सारी क्वालिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है तो हम बॉन्ड्स के रोटेशन द्वारा क्या करते हैं? बॉन्ड्स का रोटेशन करते हैं, तो उससे हमें डिफरेंट वो मिलते हैं, क्या? स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। उनके जो कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, जो बॉन्ड का रोटेशन हुआ
और जो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले, सही है, एक स्ट्रक्चर से, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस। वो किसके लिए होता है कि वो हर प्रॉपर्टी को क्या करे, एक्सप्लेन करे, क्या करे, हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन। जैसे कि मैंने अभी ओजोन का जो तुम्हें फॉर्मूला बताया था, ओजोन हमने बनाया था ना, तो मैंने तुम्हें बताया था इस पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज बन आ रहा था हमारा, इस पे फॉर्मल चार्ज देखिए। रेजोनेंस हम लोग एक ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, सेम ये है। जैसे वहां डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हो सकता है, लोन पेयर डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हो सकता है, पॉजिटिव लो और डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हो सकता है, नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हो सकता है। समझ रहे हो? तो वही रेजोनेंस हम यहाँ पे करेंगे सेम। हाँ, अब इसका रेजोनेंस हम किसमें करेंगे? मान लो इस वाले पे माइनस चार्ज, हमने देखा कि इन दोनों बॉन्ड्स की वेवलेंथ की, सॉरी, इन दोनों बॉन्ड्स की लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? एक बॉन्ड की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के बीच की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ। अगर दोनों एटम्स, जब मैंने ओजोन की स्टडी करी और इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आ रही थी? इक्वल आ रही थी। इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनकी इक्वल बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक क्या है? डबल बॉन्ड है, एक क्या है हमारा? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड लेंथ से। अगर मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही होती तो मेरी इसकी बॉन्ड लेंथ कम आनी चाहिए थी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आनी चाहिए थी, पर जब हमने स्टडी करी तो इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी आ रही थी? इक्वल आ रही थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्यों इक्वल आ रही है? तो इसी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? रेजोनेंस। जब हमने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, इसके ओजोन के जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है? इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है हमारे डबल बॉन्ड के साथ। तो कभी ये वाला बॉन्ड पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही रहा, इस पे तो हमने कोई असर डाला नहीं। तो कभी ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ रहा है और कभी ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ रहा है, सही? तो इट मींस इन दोनों बॉन्ड्स में क्या पाया गया? रेजोनेंस पाया गया, और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के बीच का एक कैरेक्टर पाया। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का एक कैरेक्टर पाया। तो जब हम इस पूरे डायग्राम को अगर सिर्फ दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? डॉटेड लाइंस। क्या? हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हो, बट रिवर्सिबल प्रोसेस ये है ही नहीं, इट इज अ रेजोनेंस प्रोसेस। अब रेजोनेंस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये तुम बोल सकते हो, बट दैट इज रेजोनेंस। इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि उसका नाम रेजोनेंस है। अगर तुम मुझसे पूछो रेजोनेंस रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑब्वियसली है, क्योंकि रेजोनेंस तो तुम घुमाते ही रहोगे, बट वो खत्म होता है एक जगह। जैसे कि हम लोग किस में बात कर रहे होते बेटा? हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे होते, राइट? मैंने एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव लेके शुरू कर लिया, लास्ट में आके हमें सेम स्ट्रक्चर बन जाता। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो नंबर ऑफ रेजोनेंस हमें मिल रहे होते इनफाइनाइट, बट हमें हर एटम के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की श्रेणी में तुम्हें नहीं है। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा? जब वो इनफाइनाइट टाइम रिवर्सिबल होती रहे, तभी तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस कभी खत्म नहीं होते ना, ऑलरेडी चलते रहते, ऑलवेज 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 चलते रहते। मगर रेजोनेंस क्या होता है? जैसे कि तुम्हें हमसे पूछी जाएगी हेटेरोएटम्स के हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आगे बनाएंगे ऑर्गेनिक में, कि बेंजीन के 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, किसी के 5 है, तुम्हारे इसके टोटल ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाते हैं, 2 ही आएंगे, सॉरी 1 2 सही, 2 ही आएंगे। किसके? ओजोन के। ऐसे करके सबके एक फिक्स नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो इट मींस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, समझे? अगर मैं सिर्फ इस रिएक्शन की यहाँ पे बात कर लूँ, क्योंकि इस निशान को देख के तुम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का नहीं है, ये रेजोनेंस का।
ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, जो हम इक्विलिब्रियम में भी यूज़ करते हैं। सही है, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के आगे भी, जैसे ये छोटे छोटे निशान है ना, अभी हमारे ऑर्गेनिक में आएगा फिश हुक, एक आएगा फिश हुक वाला निशान। बॉन्ड्स को जब हम तोड़ रहे हैं, होमोलैटिक बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं, होमोलैटिक बॉन्ड क्या होते हैं? जिनमें हम सेम एनर्जी पे दोनों को सेम टाइम से टूटते हैं, जिसमें हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, समझे? वो होमोलैटिक। वहाँ हम लोग ये तोड़ने के लिए पूरे वाले इस निशान का यूज नहीं करते। हम जब छोटे लेवल पर पढ़ रहे होते हैं तो हमारे में टीचर्स कर जाते हैं, बट ऑलवेज अगर हम फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं तो ऑलवेज फिश हुक वाले निशान का ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है जो धीरे धीरे समझ में आएगी, अभी मत समझो वरना ऊपर से जाएगी। सही, अब तुम्हें समझ में आया रेजोनेंस किसे कह रहे थे? हिंदी अंग्रेजी दोनों वालों को समझ में आ गया? रेजोनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई मुझे भी बताओ? अनुनाद स्ट्रक्चर्स जो होंगे, सही, वो समझ में आ गए कैसे बनेंगे। ये तुम्हारा एक किसके लिए हो जाता है, ऐसे ही डबल। अब तुम्हें एक क्वेश्चन इससे फॉर्मल चार्ज और इससे दोनों से मिला के दे सकता है। सही, तुम्हें क्वेश्चन किससे दे सकता है? एक स्ट्रक्चर देगा, उसमें तुम्हें फॉर्मल चार्ज पूछ लेगा, और उस पे किस पे फॉर्मल चार्ज पूछेगा कि मान लो मेरा एक स्ट्रक्चर है ये ABC, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पर, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड पर A पर कितना फॉर्मल चार्ज? मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, ये है, सही है। इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें A वाले का फॉर्मल चार्ज अगर तुम्हें निकालना है तो पहले तुम्हें क्या करना होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा, देन उसके हिसाब से तुम एक आध फॉर्मल चार्ज निकालो। तुम डायरेक्ट ओजोन में यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हें इसका 0 होगा, 0 नहीं लिखोगे, उस टाइम पे इसमें -1 आएगा। आया समझ में? तो ये आते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस जो उस टाइम पे हो रहे होते हैं गलत। रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया? नहीं आया? जब कोई भी एक स्ट्रक्चर हमारी किसी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है तो उसके लिए हमें जो स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जो सेम एनर्जी के होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स सेम रहते हैं। मतलब अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर हैं, हर जगह 3 ही रहेंगे, हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सेम बॉन्ड्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी में अलग हो जाएगा, किसी में अलग हो जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम ही रहेंगे। सिर्फ इफेक्ट क्या आता है पोजीशंस पे, बॉन्ड्स की पोजीशंस पे, चार्ज की पोजीशंस पे, सिर्फ फर्क इतना आ रहा होता है और किसी चीज में फर्क नहीं आता। बस इनके स्टेबिलिटी में फर्क आ जाएगा, इनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। वो भी लिखवाऊंगी कि तुम्हें कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबलाइज है, कौन सा कम स्टेबलाइज है, हम किसे मान रहे हैं कि ये हमारा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है और किसे मान रहे हैं हमें नॉन स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। उसके कुछ 4-5 वो है, क्या कहते हैं, रूल्स है, वो अभी लिखते हैं हम लोग। तो देखो इसमें क्या हुआ, जब रेजोनेंस होता है तो या तो होता है बेटा डबल बॉन्ड टू पॉजिटिव। अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ है एक पॉजिटिव, तो या तो ये इस पे चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, या फिर यहाँ पे कॉन्जर्वेटिवली क्या दिया हुआ है हमें, नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सही है? या फिर हमें लोन पेयर्स दिए होते हैं, समझे? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? इससे क्या बना तुम्हारा, इससे तुम्हारा बना ये वाला, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया और इसका वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये हमें कौन सी प्रॉपर्टीज इसने बता दी बेटा, जो हमें प्रॉब्लम किस चीज में हो रही थी कि इन दोनों बॉन्ड्स की लेंथ कैसे इक्वल है। ओजोन के दोनों ऑक्सीजन पे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब भी इन दोनों की लेंथ क्यों बराबर आ रही है, वो हमने कहाँ से एक्सप्लेन कर लिया, यहाँ से, कि ऐसा नहीं है कि ओजोन सिर्फ एक ही फॉर्मेट में रुका हुआ है, कि सिर्फ इसी वाले प्रोसेस में हमें मिल रहा है। ओजोन क्या कर रहा है, अपने रेजोनेंस हाइब्रिड्स बनाते जा रहा है, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स में जाता रहा है। तो ओजोन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से।
अब आ गया सबको समझ में? या अभी एक आध ऐसा बचा हो तो प्लीज क्लास के बाद पूछो, ठीक है? हो गया ना? चलो अभी हम लोग इसके बाद, हाँ इसके अब तुम लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ, इसके रूल लिख लो। तो मैं बोल रही हूँ, बोल के लिख लो। रूल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो हिंदी में, हिंदी के लिए दुखी हो? ये है अनुनाद के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, अनुनाद स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो क्या है, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्थिरता के नियम। मैं बोल रही हूँ, लिखोगे तुम ना, मैंने लिखी 5 वहां पे। सुनो, लिखो, पहले लिख लो, मैं समझा दूंगी पांचों के पांचों ना, 4-5 जो भी है। The structure is more stable which has more number of covalent bonds or complete octet all atoms। कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे जिसमें, और सभी एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होगी, और कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। बेटा तुम्हारा इस पर डिलीट नहीं हो जाएगा। द स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल विच हैज मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। मतलब जिसमें ज्यादा क्या होंगे, हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए होंगे, और क्या होगा, सभी एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होगी। कंप्लीट स्ट्रक्चर कहाँ बोला, ऑक्टेट बोला है बेटा, ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। मतलब मैं जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, मतलब मैंने 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, उसमें मुझे देखना होगा कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कौन से एटम में ज्यादा, कौन से वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा। जैसे कि अभी हमें वो लिख रहे हैं, ग्रेटर चार्ज, दूसरा लिखो ग्रेटर चार्ज सेपरेशन मींस लेस स्टेबिलिटी। ग्रेटर चार्ज सेपरेशन मींस लेस स्टेबिलिटी, मतलब जो चार्ज स्ट्रक्चर जो होंगे ना, जिसका चार्जेस ज्यादा आएंगे, वो कम स्टेबल होगा, मींस लेस स्टेबिलिटी। चार्ज सेपरेशन मींस लेस स्टेबिलिटी, मतलब कि चार्ज स्ट्रक्चर जो होंगे जिसपे चार्ज ज्यादा होगा, वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। सही है? लाइक चार्ज आर मोर स्टेबल। हाँ तीसरा है, लाइक चार्जेस आर लाइक चार्जेस से मतलब होता है समान चार्ज, सेम चार्ज। सही है? आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल तब होंगे जब वो दूर दूर होंगे। व्हेन फर्दर लिखो, लाइक चार्जेस आर मोर स्टेबल व्हेन फर्दर, फर्दर, हाँ फर्दर, FARTHER, एंड अनलाइक चार्जेस आर मोर स्टेबल व्हेन क्लोजर। अनलाइक चार्जेस का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव जितने दूर होंगे
उतना स्टेबल स्ट्रक्चर है। आर मोर स्टेबल व्हेन क्लोजर, जब पास में होंगे, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है तो वो जितना पास में होगा तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। समझे? अब चौथा वाला लिखो। Unlike charges are more Unlike charges are more stable when closer, मतलब पास में। बातें मत करो यार, लिख लो, थोड़ी सी देर बची है, मेरी भी एनर्जी खत्म हो गई। पॉजिटिव चार्ज इज more stable on more electropositive atom. Charge is more stable on electropositive atom, and negative charge is more stable on electronegative atom. Negative charge is more stable on electronegative atom. अब सुनो, on electronegative atom सबने लिख लिया। अब सुनो, हिंदी में सिंपल भाषा में, अगर मेरे पास 4 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड रेजोनेंस ऑर्बिट ऑर्बिटल दिए हुए हैं तो हमें ये देखना है उनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज़्यादा है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, किसी भी एटम के बीच में पूरे मॉलिक्यूल में तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बचपन होंगे कि जिस एटम के लिए निकालेंगे उसमें हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे ज़्यादा है। सेकेंड हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा जो एटम्स है सब एटम्स के ऊपर क्या है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। क्या देखेंगे, एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, और चार्ज किसमें कम है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनेंगे जिनमें चार्जेस नहीं आएंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनेंगे जिनमें चार्जेस आएंगे। तो जो चार्ज वाले स्ट्रक्चर होंगे वो नॉन चार्ज वाले स्ट्रक्चर से कम स्टेबल होंगे। जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर, ऑलवेज ध्यान रखना, जब कोई भी चीज़ न्यूट्रल है, जब उसमें कोई चार्ज नहीं है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर उस पर कोई भी चार्ज आ जाता है तो वो कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। ऐसे ही इन्होंने क्या बताया इसके बाद, लाइक चार्जेस से मतलब होता है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास में होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव पास में होते हैं, ये तो यूनिवर्सल है कि वो क्या करते हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, रिपेल कर रहे होते हैं, इसीलिए जितनी दूर होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर मेरे पास इस वाले मॉलिक्यूल पे जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर मैं क्या करती, ये वाला बॉन्ड भी, सॉरी इसको तो देख नहीं सकते। अगर सोच लो यहाँ पे अभी तो क्या है, ए बी और सी है, सही। अगर दोनों पे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हमने बना दिया तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑलवेज हमें देखना है इलेक्ट्रॉन्स हमें किधर को भेजने हैं, इलेक्ट्रॉन हमें किधर को भेजने होते हैं, ऑलवेज जिधर कमी होगी वहीं तो इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होगी, डिफिशिएंट की तरफ भेजने होते हैं ऑलवेज, किससे, ज्यादा वाले से, जिससे कि ज्यादा के पास अधिकता ना रहे और कम के पास कमी ना रहे। तो ऑलवेज हम जब भी ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, हम किसका, जो न्यूक्लियोफाइल एटलोफाइल का ट्रांसवर्स करेंगे, अटैक कराएंगे, वो ऑलवेज किधर से करेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराना है एल्कीन का, समझे, तो मेरा कभी भी तीर का निशान ऐसा नहीं जाएगा, इट इज अ रॉन्ग प्रोसेस, ऑलवेज ये आएगा। समझे?
सब चीजें नोटेड लिखते चलो, क्योंकि ये तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे काम आए। मगर अगर अभी हम उससे लिंक कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम सीख ले रहे हैं, जिससे हम दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छे से रिवाइज होगा। अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है इस पे कार्बोनिल पे, तो मैं कैसे बनाऊंगी? न्यूक्लियोफाइल का मीन्स हो जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये यहाँ से जाएगा, ये याद रख। जब कम किससे ज्यादा की तरफ से कम की तरफ को मिले, सेम ऐसे ही हम रेजोनेंस में कर रहे होते हैं। हमारे जो डबल बॉन्ड के पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो क्या करेगा, जहां पॉजिटिव साइन होगा उस साइड को जाएगा। कभी भी ये रेजोनेंस ऐसे नहीं हो सकता, ऑलवेज रेजोनेंस को ऐसे ही होना है। और चौथा वाला पॉइंट क्या था बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का मतलब क्या हुआ, जिसके पास कमी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ऑलवेज नेगेटिव। बस यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे उनकी की है। और तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। हम कल की क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि आज तो हो गया टाइम। तो कल हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिसमें तुमसे पूछा जाएगा, 4 स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे तुम्हें, और उसमें तुमसे पूछेंगे कि कौन सा वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, अगर मैंने लैंग्वेज लिखी ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जिसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी में एक रिलेशनशिप होता है जो मैं 3 दिन से थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें बता रही हूँ। क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, समझे। ऑलवेज ध्यान रखो, किसी भी चीज की अगर एनर्जी ज्यादा है